अमरीश ने दूसरी शादी की और सौतेले बेटे पर बहुत जुल्म करता। वो सारा दिन गाय बछड़े चराता और जब शाम को घर लौटता तो वो उसे चमड़े की चप्पल से मारने लगता और उसके अपने सगे बच्चे ये दृश्य देखकर तालियां बजा रहे होते। एक दिन गली से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने देखा तो वो उसे चुपके से अपने साथ मुंबई ले गया। यूं 15-20 साल बीत गए तो इन्हीं तालियां बजाने वाली संतान ने अमरीश को उठाकर बाहर फेंक दिया। वो कचरे के ढेर पर लेटा हुआ था कि एक बड़ी गाड़ी पास आकर रुकी तो अमरीश दंग रह गया ये देखकर कि उसमें अधर्मी मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। बछड़ों का पेट भरा हुआ नहीं लगता, इन्हें चराया भी है या फिर खुद आराम करके वापस आ गया। अमरीश ने चमड़े की खड़ा उठाए रखी थी और अपने सौतेले बेटे को बेरहमी से पीटता जा रहा था। सौतेला बेटा विकास था जो सारा दिन बछड़े चराने के बाद शाम ढले घर लौटा था। बछड़ों का पेट भरा हुआ था और वो संतुष्ट खड़ी जुगाली कर रहे थे। विकास ने वापसी पर रास्ते में आने वाले एक ट्यूबवेल से इन्हें पानी भी पिला दिया था ताकि घर पहुंचकर कोई शिकायत न हो। लेकिन अमरीश को तो उसे मारने का बहाना चाहिए था। वो पूरा दिन मेहनत करता था लेकिन इसके बावजूद शाम को जब विकास घर आता तो उसके हिस्से में सिर्फ मार और अपमान आता था। चमड़े की खड़ाऊ उसके कमज़ोर शरीर पर बार बार पड़ रही थी। उसकी बाहें लाल हो चुकी थीं और पीठ पर नील उभर आए थे। वो दांत भींच कर सब बर्दाश्त कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू ज़रूर थे मगर होठ खामोश थे। यहीं पर बस नहीं होती थी बल्कि अमरीश के अपने बच्चे सामने बैठे तालियां बजा रहे होते। उनके चेहरों पर मासूमियत नहीं बल्कि सीखा हुआ जुल्म झलक रहा था। वो अपने पिता को देख देख कर हंस रहे थे जैसे ये सब कोई खेल हो। विकास की हर सिसकी उनके लिए तमाशा बन चुकी थी। घर का आंगन धूल से भरा हुआ था और इसी धूल में विकास गिरता संभलता रहता था। उसकी माँ सुमित्रा दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके होठ कपकपा रहे थे मगर आवाज़ मौन थी। वो अपनी दशा और अपने निर्णय के बोझ तले दबी हुई थी। उसकी आंखों में बेबसी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अमरीश का संबंध एक निर्धन परिवार से था। उसका पिता पैरों से दिव्यांग था और सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके उसने अमरीश को पाला था। कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत वर्षा में टपकती थी। बचपन में अमरीश ने दरिद्रता को बहुत करीब से देखा था। उसने उपवास भी किए थे और लोगों का तिरस्कार भी सहा था। मगर समय बीतने के बावजूद निर्धनता ने उसका पीछा न छोड़ा। वो युवा हुआ तो उसने भी मजदूरी शुरू कर दी मगर भाग्य जैसे रूठा हुआ था। कठिन परिश्रम के बावजूद उसके हालात न बदले। वो अंदर ही अंदर जलता रहता था। उसे लगता था कि संसार ने उसके साथ अन्याय किया है। इन्हीं दिनों उसके भाग्य ने पलटा खाया और उसके लिए एक संपन्न विधवा का प्रस्ताव आया। वो लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे मगर जिम्मेदार थे। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जो भी सुमित्रा से विवाह करेगा उसे सुमित्रा के हिस्से की ज़मीन दी जाएगी। इसके साथ साथ उसके हिस्से के पशु भी उसे मिल जाएंगे। उन दिनों ये बात बहुत बड़ी समझी जाती थी कि किसी के पास निजी ज़मीन हो और घर में पशु मौजूद हों। अमरीश के लिए सपने जैसी बात थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। अमरीश की माँ इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थी। उसे अंदेशा था कि विधवा की जिम्मेदारी सरल नहीं होती। मगर अमरीश ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने निर्धन जीवन से तंग आ चुका था। रूप रंग का अच्छा था मगर उसे ज्ञात था कि केवल सौंदर्य से पेट नहीं भरता। उसने बहुत सोच समझकर सुमित्रा से विवाह करने का निर्णय ले लिया। सुमित्रा विधवा थी और उसका पहले पति से एक बेटा विकास था। सुमित्रा स्वयं काफ़ी सुंदर थी। उसके अब सपने ऊंचे थे मगर भाग्य ने उसे जल्दी विधवा बना दिया था। जब उसका पहला पति मर गया तो उसने दूसरे विवाह से मना कर दिया था। वो अपने बेटे के साथ जीवन बिताना चाहती थी मगर भाई बहनों ने उसकी एक ना सुनी। वो युवती थी और अकेली स्त्री का समाज में जीना सरल नहीं होता। उन्होंने ये सोचकर कि कल को उसे सहारे की आवश्यकता होगी उसका विवाह अमरीश से कर दिया। शुरू के दिनों में अमरीश ने सुमित्रा को बहुत प्यार दिया। वो उसके लिए उपहार लाता और उसकी हर बात मानता था। सुमित्रा उसके इस व्यवहार पर विश्वास करने लगी। उसे लगा कि शायद विधाता ने उसे दूसरा अवसर दिया है। शुरू में उसने विकास के साथ भी अच्छा व्यवहार किया।
उसे गोद में उठाता और बाजार ले जाता। सुमित्रा के भाई बहन निश्चिंत हो गए कि बच्चा सुरक्षित हाथों में है। मगर जैसे ही सुमित्रा अमरीश के बच्चे की मां बनने वाली हुई, सब बदल गया। अमरीश के व्यवहार में कठोरता आ गई। उसने विकास के साथ उपेक्षा शुरू कर दी। पहले उसने उसका स्कूल छुड़वाया। उसने बहाना बनाया कि घर की स्थिति अनुमति नहीं देती, मगर वास्तविक कारण कुछ और था। उसे डर था कि अगर विकास पढ़ लिख गया तो बड़ा होकर अपने पिता की संपत्ति का दावा करेगा। वो जानता था कि कानूनी रूप से संपत्ति विकास का अधिकार है। यही डर उसके दिल में विष बनकर भर गया था। उसने सोचा कि अगर वो विकास को दुर्बल और पराश्रित बना देगा तो वो कभी सिर उठाकर नई बात नहीं करेगा। उसने उसे बछड़े चराने पर लगा दिया। सुबह सवेरे वो उसे पशुओं के साथ खेतों की ओर भेज देता। विकास नंगे पैर धूल और कांटों पर चलता था। ग्रीष्म ऋतु में धूप उसके सिर को झुलसा देती और शीत ऋतु में उसके हाथ सुन्न हो जाते, मगर वो चुप रहकर सब सहता था। उसे पता था कि अगर उसने ज़रा सी भी शिकायत की तो मार उसका भाग्य बन जाएगी। शाम को जब वो वापस आता तो आशा करता कि शायद आज कुछ अच्छा हो, मगर अमरीश की आंखों में हमेशा संदेह होता था। वो पशुओं के पेट टटोलता जैसे कोई दोष ढूंढ रहा हो। अगर कोई बछड़ा ज़रा सा भी कमज़ोर लगता तो सारा दोष विकास पर डाल देता। उसे मुफ्तखोर कहकर पुकारता और खड़ा उठा लेता था। विकास के कान ये शब्द सुन सुनकर सुन्न हो चुके थे, मगर दिल हर बार घायल हो जाता था। सुमित्रा का दिल अंदर से टूट रहा था। वो जानती थी कि उसका बेटा ही उसका दोष है, मगर वो अपने दूसरे बच्चों के भविष्य के डर से चुप रहती थी। उसे डर था कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो उसका घर उजड़ जाएगा। उसकी चुप्पी विकास के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई थी। विकास कभी कभी अपनी माँ की ओर देखता था। उसकी आंखों में सवाल होता था, मगर ज़ुबान पर कुछ ना आता था। वो समझ चुका था कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। घर का वातावरण अत्यंत कठोर हो चुका था। अमरीश के दिल में ईर्ष्या और डर ने स्थान बना लिया था। उसे लगता था कि विकास उसके परिश्रम पर अधिकार करना चाहता है। हालांकि विकास ने कभी ऐसी सोच भी न रखी थी। वो तो केवल शांति चाहता था। उसे अपने पिता की धुंधली सी स्मृति थी जो उसे कंधों पर बिठाता था। वो यादें ही उसका सहारा थीं। हर शाम का दृश्य एक जैसा होता था। धूल उड़ती थी और खड़ाऊ की आवाज़ गूंजती थी। बच्चे तालियां बजाते थे और सुमित्रा आंसू पोंछती रहती थी। विकास ज़मीन पर गिरा होता था, मगर उसकी शांति में एक अजीब धैर्य था। वो जानता था कि चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने दुख को अपने अंदर दफन करना सीख लिया था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में आशा की एक नन्ही सी लौ बची थी, जो हर अत्याचार के बावजूद बुझने से बना करती थी। यही इस घर की प्रतिदिन की कहानी थी। एक और डर था और दूसरी ओर मौन था। एक और लोभ था और दूसरी ओर निश्चलता थी। और इस सब के बीच विकास खड़ा था, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बोझ उठाए हुए था। उसके जीवन का हर दिन एक परीक्षा बन चुका था और हर शाम एक दंड। मगर वो फिर भी अगली सुबह पशुओं के साथ निकल जाता जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही उसकी सहनशीलता थी और यही उसका मौन प्रतिरोध था। उस दिन भी दृश्य वही था। शाम ढल रही थी, आकाश पर लालिमा फैल रही थी और आंगन में धूल उड़ रही थी। विकास बछड़ों को गौशाला में बांधकर अभी सीधा खड़ा ही हुआ था कि अमरीश ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में वही चमड़े की खड़ाऊ थी, आंखों में गुस्सा और जुबान में विष। वो बिना कुछ सुने विकास पर बरस पड़ा। खड़ाऊ की आवाज़ आंगन में गूंज रही थी। विकास के कंधे झटके खा रहे थे, मगर वो चीख नहीं रहा था। उसकी खामोशी पहले से भी गहरी हो चुकी थी। गली से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गुजर रहा था। उसका नाम हरिराम था। वो इसी मोहल्ले का पुराना निवासी था और सब परिस्थितियों से परिचित था। उसने कई बार विकास को पशु चराते देखा था। वो जानता था कि ये बच्चा अमरीश का सौतेला बेटा है। उसने ये भी देखा था कि सुमित्रा अब अमरीश के डर और मोह के उलझे हुए संबंध में इस प्रकार बन चुकी है कि अपने ही बेटे पर होने वाला अत्याचार भी सहन कर लेती है। मगर आज दृश्य कुछ अधिक ही क्रूर था। हरिराम रुक गया। उसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए।
उसने देखा कि अमरीश पूरी शक्ति से खड़ाऊ बरसा रहा है और उसके अपने सगे बच्चे एक और खड़े हंस रहे हैं। उनके चेहरों पर वही पुरानी संवेदनहीनता थी। हरिराम के दिल में आग सी भड़क उठी। वो कुछ क्षण दुविधा में रहा, फिर आगे बढ़ा और ऊंची आवाज़ में बोला, बस करो अमरीश, कब तक इस बच्चे पर हाथ उठाओगे? अमरीश चौंक कर रुका। उसने घूर कर हरिराम को देखा और कड़वाहट से बोला, तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा घर है और मेरा मामला है। हरिराम ने विकास की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, मगर उनमें आंसू नहीं थे, जैसे वो रोना भी भूल चुका हो। हरिराम का दिल कांप गया। वो जानता था कि विवाद करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। उसने चुप रहकर विकास की ओर सहानुभूति भरी दृष्टि डाली और वहाँ से चला गया। मगर उस दिन के बाद वो बेचैन रहने लगा। कुछ दिन बाद सुबह का समय था। विकास नित्य के भांति पशुओं को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। धूप अभी प्रखर नहीं हुई थी, रास्ता सुनसान था। हरिराम पहले से एक पेड़ के नीचे खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विकास ने उसे देखा तो चौंक गया। हरिराम ने कोमलता से उसे आवाज़ दी और पास बुलाया। वो कुछ दूरी पर रुक गया, जैसे डर रहा हो कि कहीं कोई देख न ले। हरिराम ने धीमी आवाज़ में पूछा, बेटा, तुम खुश हो इस घर में? विकास ने नज़रें झुका लीं, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे आदत हो गई है। ये शब्द सुनकर हरिराम का दिल दुख से भर गया। उसने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका मिले तो क्या तुम जाना चाहोगे? विकास ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर भी था और एक हल्की सी आशा भी। उसने कुछ न कहा, मगर उसकी चुप्पी ही उत्तर थी। अगले कुछ दिन हरिराम ने योजना बनाई। वो जानता था कि ये काम आसान नहीं है। अगर अमरीश को पता चल गया तो आफत आ जाएगी। एक दिन उसने मौका देखा जब अमरीश शहर गया हुआ था और सुमित्रा घर के कामों में व्यस्त थी। विकास बछड़े चराकर वापस आ रहा था। हरिराम ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तुम पढ़ सकोगे और कुछ बन सकोगे, मगर ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने गांव की ओर देखा। वो मिट्टी का घर और वो आंगन जहां उसने बचपन बिताया था। उसने अपनी माँ का चेहरा याद आया। आंखों में नमी तैर गई, मगर फिर उसे हर शाम की मार याद आई। उसने साहस करके सिर हिला दिया। हरिराम उसे चुपचाप बस स्टैंड की ओर ले गया। किसी ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार विकास उस गांव से निकल गया जहां उसकी पहचान केवल एक पीड़ित बालक की थी। मुंबई नगर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें और कोलाहल से भरी सड़कें। हरिराम ने उसे अपने एक परिचित के पास रखवा दिया जो एक गैराज चलाता था। शुरू में विकास ने बहुत परिश्रम किया, दिन में काम और रात को पढ़ाई। वो चीज़ सीखना चाहता था जो उसे सशक्त बना सके। साल बीतते गए, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने शिक्षा पूर्ण की और व्यापार में कदम रखा। उसकी आंखों की वो मध्यम लो अब अग्नि बन चुकी थी। इधर गांव में कोहराम मचा था। जब विकास वापस न आया तो अमरीश ने कुछ दिन ढूंढा, फिर उपेक्षा कर ली। उसने सबको यही बताया कि लड़का खुद भाग गया है। सुमित्रा के दिल में टीस रही, मगर वो चुप रही। समय बीतता गया। अमरीश के अपने बच्चे जवान हो गए। वो पिता की कठोरता और लोभ सीख चुके थे। घर की ज़मीन धीरे धीरे बिकने लगी। अमरीश का श्रम कम और क्रोध अधिक हो गया था। उसके बच्चे अब उसकी बात सुनने को तैयार न थे। 15-20 साल बीत गए। वो बच्चे जो कभी विकास पर तालियां बजाते थे, अब स्वयं पिता से ऊब चुके थे। एक दिन झगड़ा इस सीमा तक बढ़ा कि उन्होंने अमरीश को धक्के देकर घर से निकाल दिया। उसके हाथ में सिर्फ एक पुरानी चादर थी। वो लड़खड़ाता हुआ गली में आ गया। किसी ने उसे न रोका। घर की दीवारें जर्जर थीं, आंगन वीरान था। पशु भी ना रहे थे। जो धन के सपने थे देखे थे वो धूल हो चुके थे। अमरीश कचरे के ढेर के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूम रहे थे। उसे वो शामें याद आई जब वो विकास को मारता था और बच्चे तालियां बजाते थे। आज वही बच्चे उसे घर से निकाल चुके थे। उसके शरीर में अब शक्ति न थी, आवाज़ भी छीड़ हो चुकी थी। अमरीश कचरे के ढेर के पास अधमरा पड़ा था। शीतल हवा उसके कमज़ोर शरीर से टकरा रही थी। आंखें धुंधला चुकी थीं, मगर यादें स्पष्ट थीं।
उसे हर वो शाम याद आ रही थी जब वो खड़ा उठाकर विकास पर बरसाता था। उसे वो तालियां याद आ रही थीं जो उसके अपने बच्चे बजाते थे। उसे अपनी आवाज़ याद आ रही थी जो घृणा से भरी होती थी। आज वही आवाज़ उसके गले में अटक गई थी। उसके होंठ काँप रहे थे और दिल में एक अनजाना डर उतर रहा था। उसी पल गली में उजाला फैला। एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। मोहल्ले के बच्चे शौक से देखने लगे। अमरेश ने भी कमज़ोर गर्दन उठाई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। पहले एक साधारण वेशभूषा पहने मध्यम आयु का व्यक्ति उतरा। उसके चेहरे पर गरिमा थी और मगर अहंकार नहीं। फिर पिछली सीट से एक युवक बाहर आया। उसके पहनावे में सादगी थी मगर शैली में आत्मविश्वास। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें सालों की मेहनत की चमक। अमरेश की सांस रुक सी गई। वो चेहरा परिचित था। समय ने उसका स्वरूप बदला था मगर आंखें वही थीं। वही शांत आंखें जो कभी मार खाते समय भी शिकायत नहीं करती थीं। विकास कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने अपने पिता को कचरे के ढेर के पास पड़ा देखा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो क्षण विचित्र था। न विजय का गर्व था न प्रतिशोध की ज्वाला। केवल एक गहरी चुप्पी थी। विकास के दिमाग में मुंबई के दिन घूमने लगे। उसे याद आया जब हरिराम उसे लेकर इस बड़े शहर में आया था। कोई विलासिता नहीं थी। वो एक छोटी कोठरी में रहते थे। दिन भर गैरेज में लोहे की चिंगारियों के बीच काम करता और रात को थकी आंखों से किताबें खोल लेता था। कई बार हाथ जल जाते थे, कई बार नींद आंखों पर हावी हो जाती थी मगर उसे अपने अतीत की मार याद आती और वो जाग जाता। हरिराम ने भी उसके साथ मेहनत की। दोनों ने मजदूरी की। हरिराम ने उसे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। उसने कहा था, बेटा, पुरुषार्थ का मार्ग लंबा ज़रूर होता है मगर गंतव्य निश्चित होता है। साल बीते गए। विकास ने शिक्षा पूर्ण की। एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने पैर जमा लिए। वो अत्यधिक धनवान नहीं बना मगर प्रतिष्ठित बन गया। उसके पास ईमानदारी की कमाई थी और सिर उठाकर जीने का साहस था। आज वो इसी गांव में वापस आया था जहां से वो एक पीड़ित बालक की हैसियत से निकला था। वो धीरे धीरे अमरेश के पास आया। अमरेश की आंखों में डर और शर्म तैर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। विकास ने झुककर उसे सहारा दिया और पास पड़े पत्थर पर बिठा दिया। मोहल्ले वाले स्तब्ध थे। वो सोच रहे थे कि शायद आज कोई प्रतिशोध का दृश्य देखने को मिलेगा। विकास ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुमसे अपने साथ किए का बदला क्या लूं? नियति तुमसे बदला ले चुकी है। ये शब्द कोमल थे मगर इनमें बरसों का भार था। अमरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसके अपने बच्चे दरवाजे से झांक रहे थे। वही बच्चे जो कभी तालियां बजाते थे। आज उनके चेहरों पर डर था। विकास ने घर की ओर देखा। दीवारें टूट टूट चुकी थीं। आंगन वीरान था। वो सपने जिनके लिए अमरेश ने अत्याचार किया था मिट्टी में मिल चुके थे। उसने गहरी सांस ली और कदम अंदर की ओर बढ़ाया। कमरे के कोने में सुमित्रा बैठी थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर समय की रेखाएं गहरी हो चुकी थीं। उसने दरवाजे पर खड़े विकास को देखा तो जैसे सांस रुक गई। वो लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। माँ और बेटे के बीच कुछ पलों की खामोशी थी। फिर सुमित्रा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया। आंखों से आंसू बह निकले। विकास ने भी उसके हाथ थाम लिए। उसने कोई उलाहना नहीं किया। न ये पूछा कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं, न ये कहा कि वो चुप क्यों रही। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। आपके आशीर्वाद ने मुझे संभाल लिया। सुमित्रा के होंठ काँप रहे थे। वो क्षमा मांगना चाहती थी मगर विकास ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में शांति थी। उसने घर की टूटी दीवारों को देखा और फिर अपने भाइयों की ओर। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज़ पर रख दिया। इसमें कुछ पैसे थे और ज़मीन के कागजात। उसने कहा, ये सब आप लोगों के लिए हैं। मैं अपना अधिकार लेने आया था मगर यहाँ आकर समझ आया कि मेरा अधिकार तो मुझे जीवन पहले ही दे चुका है। अमरेश दरवाजे पर बैठा सब सुन रहा था। उसका सिर झुका हुआ था। विकास उसके पास आया। उसने शांति से उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, अपना ध्यान रखना। फिर वो मुड़ा। उसके कदम मजबूत थे मगर दिल भारी था। उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा। सुमित्रा की आंखों में आशीष था।
वो बाहर निकला, गाड़ी के पास पहुंचकर रुका। उसे अपने अंदर अजीब सी शांति अनुभव हुई। उसने बदला नहीं लिया था, मगर उसके दिल का भार उतर गया था। वो जानता था कि जीवन का न्याय इंसान के हाथ में नहीं होता। जैसे अमरीश अपने कर्मों का फल पा चुका था, वैसे ही हर व्यक्ति अपने कर्म का परिणाम पाता है। गाड़ी धीरे धीरे गली से निकल गई। मोहल्ले वाले देर तक खड़े देखते रहे। अमरीश ज़मीन पर नज़रें जमाए बैठा था। समय ने अपना फैसला सुना दिया था। विकास वापस लौट चुका था अपने उस सफ़र की ओर जो उसने मेहनत और धैर्य से बनाया था। उसके दिल में बैर नहीं था। वो जानता था कि विधाता का विधान देर से ही सही मगर चलता ज़रूर है, और इंसान को आखिर में अपनों कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।